नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की जो थीम रखा गया है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को। पहली न्यूज़ दिया है मुस्क बुद्धि चावल के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। ये जम्मू कश्मीर का चावल है। इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। अगर इसकी बात करें तो ये छोटा और मोटा दाना होता है। इसका छोटे आकार का होता है और काफ़ी मोटा होता है। ये अपने समृद्ध सुगंध के लिए काफ़ी फेमस है। अतीत में इस सुगंधित चावल की जो खपत थी काफ़ी सीमित थी, क्योंकि जो इसकी उपलब्धता थी वो भी कम था, क्योंकि इसकी लागत काफ़ी हाई थी। इसकी लागत काफ़ी उच्च थी। इसके कारण इसके जो विशिष्ट केवल प्रोग्राम जहां होते थे वहीं पर इसे उपलब्ध कराया जाता था। 1970 यानी 1970 के दशक में इसे ब्लास्ट रोग लग गया था। ब्लास्ट रोग के कारण इस चावल की प्रोडक्शन में गिरावट आई थी। तो फिर से 2007 में इसे पुनर्जीवित किया गया, ताकि इसका जो प्रोडक्शन है इसे मेंटेन किया जाए और अन्य लोगों तक, आम लोगों तक भी इस चावल को पहुंचाया जाए। तो इस चावल को याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जीआई टैग मिला है। वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द चर्चा में क्यों है। इस बार 2023 में जो G20 है, G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा किया जा रहा है। भारत के दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच में इसे आयोजित किया जाएगा। तो इसलिए जो G20 के लोगो है उसमें भारत एक संस्कृत शब्द वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल किया है। इसको लेकर चाइना ने आपत्ति जताई है। तो चाइना की क्या आपत्ति है उसके बारे में जानेंगे, और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है इसमें उन्होंने क्या बचाव किया है। उसने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम है इसका कोई अर्थ, जैसे कि थीम जो रखी गई है, इस बार थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये रखा गया है थीम। तो इसी का बोल रहा है कि ये जो इसका अंग्रेजी संस्करण है इसी का संस्कृत संस्करण के रूप में इस्तेमाल किया गया है वसुधैव कुटुंबकम। इसमें कोई अलग नहीं है। इसका ये भी उद्देश्य नहीं है कि भारत के कल्चर को प्रमोट करना है। इसका अर्थ ही होता है दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ वही होता है इस वाक्यांश। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, इसके बारे में जानेंगे। इसकी उत्पत्ति हुई है जो भारत का महाउपनिषद है, इसमें इसकी उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है विश्व परिवार है, मतलब पूरा विश्व एक ही परिवार है। यह सभी लोगों, राष्ट्रों के परस्पर जुड़ाव और एकता पर जोर देता है। कौन, ये जो शब्द है संस्कृत का वसुधैव कुटुंबकम। तो चीन की आपत्ति क्या जताई है उसके बारे में जानेंगे। चीन सबसे पहले कहा तो ये संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है। उन्होंने बोला कि जो संस्कृत है ये संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है, यह गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की भाषा, कामकाजी भाषा जो G20 की है वो तो इंग्लिश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं मान्यता जिसको मिली है वो है अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। इन भाषाओं को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की भाषा घोषित किया गया है। इसको लेकर चाइना ने आपत्ति दिया है, तो विदेश मंत्रालय ने इसकी सफाई दी है। आगे बढ़ेंगे, न्यू स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना स्टार्ट किया गया था ये 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि देश के जो सभी किसान हैं उनकी सहायता करना, मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना और इसका टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अनुसार मिट्टी के बारे में जो भी इसकी क्वालिटी है, अच्छी है, बुरी है, इस स्वास्थ्य कार्ड पर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि मिट्टी का आपका स्वास्थ्य इतना स्तर तक है। तो ये थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जो 2014-15 में स्टार्ट की गई थी। ये कार्ड मिट्टी के पोषक तत्वों की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देता है कि कितनी पोषक तत्व है, नहीं है, और मिट्टी की जो उर्वरता की क्षमता है उसको भी उचित सलाह देता है कि आप इसमें किस पोषक तत्व का इस्तेमाल करके जो इसका उर्वरता है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो चेंज क्या हुआ है, जो न्यू स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना इसका नाम रखा गया है। तो नया चेंज इसमें यह किया गया है, भारत सरकार ने इस योजना में तकनीकी सुधार किया है। किसमें, जो स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना थी इसमें तकनीकी सुधार करके इसका नाम रख दिया गया है न्यू स्वास्थ्य मृदा कार्ड रखा गया है। तो इसमें क्या सुधार किया गया है, जो इसका पोर्टल है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल है, उसको एडवांस बनाया गया है। एडवांस बनाकर इसे GIS ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम से इसे GIS से जोड़ दिया गया है। जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ दिया गया है।
इससे जोड़ने का लाभ क्या होगा कि जो भी आपकी मिट्टी का टेस्ट होगा, जो भी परीक्षण किया जाएगा, उसका जो भी रिजल्ट है आप वो मानचित्र पर देख सकते हैं। आप वो मानचित्र पर गूगल सर्च करके देख सकते हैं। योजना के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सुधार किया गया है, जिससे सुचारू रूप से कार्यान्वयन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसान पहुंच संभव हो पाएगी। ये इसमें चेंज किया गया है इस पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट इसके बारे में और भी जानेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो 2022-23 में यानी कि न्यू मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट किया गया है। इसे मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता नामक एक घटक है। इसके रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो कैफेटेरिया है, इस योजना में इसका विलय कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2022-23 चल रही है, उससे जो मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता नामक एक घटक के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो कैफेटेरिया योजना है उसमें विलय कर दिया गया है। इसका फायदा देखेंगे। ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए दिशा निर्देश हाल ही में जारी किया गया था। क्या किया गया था कि प्रयोगशालाओं को व्यक्तिगत उद्यमियों, ग्रामीण युवाओं, स्वयं सहायता समूहों जैसे समुदाय आधारित समूहों, स्कूल और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। किसको? जो ये पोर्टल है ग्राम स्तरीय परीक्षण करने के लिए। तो इससे क्या होगा, किसानों को मिट्टी के नमूने लेना, परीक्षण करने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने और उर्वर और फसल संबंधित सिफारिशें प्रदान करने के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। इसे आसानी से शिक्षित किया जा सकता है जब उसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्तर पर स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि किसानों को महत्वपूर्ण मिट्टी के बारे में जानकारी प्रोवाइड्स कराना और सिफारिश करना कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जो मिट्टी का स्वास्थ्य है और उसकी उर्वरता है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। एशियाई हाथी के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव ने विश्व हाथी दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी आबादी के कारण जंगली एशियाई हाथी के संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो इसलिए एशियाई हाथी चर्चा में आ गए हैं। भारत में अगर हाथियों की स्थिति की बात करें तो भारत में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 है। कितनी है? 30,000 एशियाई हाथी है। जो इस प्रजाति की एशियाई हाथी प्रजाति की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इंडिया में निवास करती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एशियाई प्रजाति की कहाँ निवास करती है? इंडिया में। यानी कि विश्व का 60% एशियाई हाथी भारत में ही पाई जाती है। अगर इसके उप प्रजाति की बात करें एशियाई हाथी की तो सुमात्रन हाथी है, प्लस उसके बाद जो श्रीलंकाई हाथी है, ये एशियाई हाथी का एक सब टाइप से यानी उप प्रकार से। वहीं हाथी जनगणना 2017 की बात करें इंडिया में 2017 की बात करें तो कर्नाटक में हाथियों की सबसे अधिक संख्या है। कितनी है? कर्नाटक में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। कितनी है? 6,049। नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है। वहीं इसके बाद दूसरा स्थान आता है असम का। ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान आता है असम का, जहां हाथियों की संख्या कितनी है? 5,719 हाथियों की संख्या है। वहीं तीसरा स्थान पे आता है केरला। तीसरे स्थान पर आता है केरला, जिसकी आबादी कितनी है? 3,054 हाथियों की संख्या थी आई की। तो भारत में अगर टॉप पोस्ट पर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी यानी हाथी की आबादी कहाँ है तो कर्नाटक में 6,049 है और दूसरे स्थान पर असम में है। कितना है? 5,719 है और तीसरे स्थान केरला में है जो 3,054 हाथी स्थित है वहाँ पर। 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट भी याद रखिएगा, 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो 2023 में थीम रखी गई है विश्व हाथी दिवस का, रखा गया है कि अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना। जो अवैध रूप से व्यापार होता है वन्यजीव का, उसे समाप्त करना 2023 की थीम है। और हाथी संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय को एक विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है, जिससे हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुच्छेद 1 में सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और प्रोजेक्ट हाथी, जिसे
परियोजना हाथी कहेंगे हिंदी में, प्रोजेक्ट हाथी, जिसे 1991-1992 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य यही है, हाथियों और उनका जो आवास है और उनके गलियारा है उनको संरक्षण प्रदान करना। आगे है कुछ क्या कदम उठाया गया था। गज यात्रा, ये एक कैंपेन है, उद्देश्य है हाथियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। माइक कार्यक्रम है, 2003 में स्टार्ट किया गया था। यह क्षेत्र के संरक्षण प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हाथियों की अवैध हत्या निगरानी करने के लिए माइक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है 2003 में। नेक्स्ट है एशियाई हाथी गठबंधन के बारे में दिया है। इसमें जो 5 एनजीओ है, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यदि हिंदी में इसकी बात करें तो गैर सरकारी संगठन, इन्होंने पिछले साल भारत के जो 12 हाथी वाले राज्य हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके जो 101 मौजूदा गलियारा हैं, एशियाई हाथी गठबंधन गलियारा, उसमें से जो 96 है, 96 गलियारा है, उसको सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई है। और फिर नेक्स्ट है फ्रंट लाइन स्टाफ फील्ड मैनुअल बनाया गया है। मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन करने के लिए फ्रंट लाइन कर्मचारियों की सहायता के लिए कई भाषाओं में एक फील्ड मैनुअल बनाया गया है, कई भाषाओं में, कि जो आसानी से समझ सके। तो मानव हाथी कन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष क्या है। जैसे कि जंगल में कोई भी रोड बनाया जाता है, उसमें से मनुष्य गुजरता है, यदि हाथी आती है उस पर अटैक कर देती है, तो मनुष्य हाथी से बदला लेने के लिए हाथियों पर अटैक करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, स्टार्ट हो जाता है। इसे रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत बांध के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है। भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश ने दोनों ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजनाएं थी 12, ये रुकी हुई थी। 12 जल विद्युत परियोजनाएं जो रुकी है उसे पुनर्जीवित करने के लिए दोनों सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। इसकी जो क्षमता होगी 11,517 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी, जो 12 रुकी हुई परियोजना है संयुक्त रूप से। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश अपने पहाड़ी इलाके, प्रचुर जल संसाधन, भारी वर्षा, ऊंचाई में अंतर और विद्युत परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में अगर जल विद्युत क्षमता है किसी राज्य में तो सबसे नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता है वो सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं अधिक, फिर यहाँ पर पहाड़ी है और ऊंचाइयों में अंतर है, तो जल बांध बनाना भी आसान है। तो आइए ब्रह्मपुत्र रिवर दिया है और इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसमें तवांग है, सुबनसिरी है, सियांग है, ये इसकी सहायक नदियाँ है जो दाहिनी तरफ से कनेक्ट होती है। और दिबांग है, प्लस लोहित है, प्लस तिरप है, ये डेकोंग है, ये इसे लेफ्ट साइड से ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में और परियोजना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। न्यूज़ पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।